This is the finest question for concept development in case of electrochemistry. Look here. What is the volume of the gases evolved? कितना वॉल्यूम का गैस इवॉल्व होगा एसटीपी कंडीशंस में, और उस सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस होगा किसका, 10 लीटर ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या क्या दिया गया है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CH3CONA. जब 1 फैराडे का करंट उसके अंदर पास करेगा. तो बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमको क्या जानना होगा, इलेक्ट्रोलिसिस का फंडा. शायद आप लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस का फंडा याद होगा इस न्यूमेरिकल को करने से पहले. क्या होता है इलेक्ट्रोलिसिस में, इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है जिसमें करंट फ्लो करने से क्या होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस में अगर A और B है, ये टूट के क्या देते हैं, A प्लस और B माइनस, और A प्लस जाता है क्या पर, कैटायन है तो एनोड के पास जाता है, और ये कैथोड के पास जाता है, और ये कहा जाता है एनोड के पास. कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन, एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन. सवाल ये है कि इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन किया जाए. इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए 4 थंब रूल याद रखना पड़ेगा. याद रखो, एनोड में क्या होता है, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, और कैथोड में क्या होता है, कैथोड में रिडक्शन होता है. कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन. तो यहां पर एक्वस Na2SO4 दिया गया है, इसका मतलब हमारे पास Na प्लस SO4 2 माइनस को छोड़ के H प्लस भी है, OH माइनस भी है. सेकेंड केस में हमारे पास CH3CO माइनस Na प्लस को छोड़ के H प्लस भी है, OH माइनस भी है. तो अगर हम जब इसको हम जाके इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, हमारा टेंशन ये रहेगा कि सर डिस्चार्ज कौन करेगा. जब ये लोग कैथोड के पास जाएंगे Na प्लस डिस्चार्ज करेगा या H प्लस. जब एनोड के पास जाएंगे तो ये SO4 2 माइनस डिस्चार्ज करेगा या OH माइनस. इसी तरह जब कैथोड के पास जाएंगे OH माइनस डिस्चार्ज करेगा या OH माइनस. जब ये एनोड के पास जाएंगे, जब ये कैथोड के पास जाएंगे H प्लस डिस्चार्ज करेगा या Na प्लस. यही टेंशन रहेगा, ठीक है. तो इसके लिए एक थंब रूल याद रखिए, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 2 और 13. ग्रुप 1 में कौन कौन है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम. ग्रुप 13 में बोरन, एल्यूमिनियम. आई बात समझ में. इसका मतलब यह है कि अगर ये सब है तो वाटर रिड्यूस करेगा. समझ में आ रहा है. इसका मतलब यह है कि अगर Na प्लस है और H प्लस है, और Na प्लस H प्लस कहां जाएंगे, कैथोड के पास जाएंगे, तो इनमें से कौन रिड्यूस करेगा, H प्लस रिड्यूस करेगा, Na प्लस नहीं करेगा. मान लीजिए हमारे पास Ca2 प्लस है, H प्लस है, तो कौन रिड्यूस करेगा, H प्लस. Ca2 प्लस नहीं करेगा. मान लीजिए हमारे पास Al3 प्लस है, H प्लस है, तो कौन रिड्यूस करेगा, Al3 प्लस, सॉरी H प्लस रिड्यूस करेगा, Al3 प्लस नहीं करेगा. आई बात समझ में. ये पहला थंब रूल. सेकेंड थंब रूल क्या है, सेकेंड है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज लेस देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ग्रुप अदर देन ग्रुप 1, 2 एंड 13. इनको छोड़ के और कोई हो गया. मान लीजिए कॉपर Cu प्लस है, मान लीजिए सिल्वर Ag प्लस है, ये अगर है और H प्लस है, तो कौन रिड्यूस करेगा, Cu प्लस, Ag प्लस. H प्लस रिड्यूस नहीं करेगा. आई बात समझ में. नेक्स्ट थर्ड रूल. थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल ये है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन पोटेंशियल ऑफ F माइनस, SO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, H2O3 2
2 माइनस, याद है? इनको छोड़ के SO3 माइनस, SO4 2 माइनस, H2O3 2 माइनस, और भी है, और एक भी लिख सकते हैं NO3 माइनस। इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से कम है। मान लीजिए अगर कहीं से F माइनस निकल गया और वहां से OH माइनस निकल गया, तो इसमें से डिस्चार्ज कौन हो, यहाँ पर ऑक्सीजन पोटेंशियल में ऑक्सीडाइज कौन होगा? ये लोग जाएंगे कहां पर? एनोड के पास। ऑक्सीडाइज कौन करेगा? OH माइनस, नॉट F माइनस। क्लियर? नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर इज लेस देन ऑक्सीजन पोटेंशियल ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। मतलब अगर Cl माइनस है, OH माइनस है, कौन ऑक्सीडाइज करेगा एनोड में? एनोड में Cl माइनस, नॉट OH माइनस। क्लियर? इजी? नेक्स्ट, लेट अस गो फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। Let's go for solve this question. अब क्वेश्चन पहला, aqueous solution of Na2SO4। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा? aqueous solution at एनोड क्या होगा? अब हमारे पास एनोड है, एनोड में क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करने के लिए कौन कौन आएगा? SO4 2 माइनस आ सकता है, OH माइनस आ सकता है। अभी हम लोग देखें कि ऑक्सीजन पोटेंशियल ऑफ OH माइनस विल बी ग्रेटर देन ऑक्सीजन पोटेंशियल ऑफ SO4 2 माइनस। तो यहां पर वाटर क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। तो कैसा होगा वाटर ऑक्सीडाइज? H2O क्या देगा? ऑक्सीडाइज होगा। तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा? हाफ O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। देख रहे हैं क्या होगा? हाफ O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? यही रिएक्शन हो गया एनोड में। डन। कैथोड में क्या होगा? 8 कैथोड। कैथोड में रिड्यूस होने के लिए कौन कौन आएगा? Na प्लस आएगा, H प्लस आएगा। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H प्लस इज मोर, दैट मींस वाटर यहां पर क्या होगा? रिड्यूस होगा। रिड्यूस कैसा होगा? देख लीजिए, H2O प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव राइज टू व्हाट? OH माइनस प्लस हाफ H2 गैस, EO2 गैस। देख रहे हैं? क्लियर? अब हमारा सवाल एक एक करके। पहला सवाल था, व्हाट इज द वॉल्यूम द गैस इवॉल्व्ड जब 10 लीटर ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस में 1 फैराडे का करंट जाएगा? बेटा 1 फैराडे करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिए, 1 फैराडे इज ड्यू टू फ्लो ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करेगा, देख लीजिए बेटा, यहां 2 मोल फ्लो करने से हाफ मोल O2 रिलीज हो रहा है। देख लीजिए, हाफ मोल ऑफ O2 इज बीइंग रिलीज्ड। क्लियर? 2 मोल की वजह से हाफ मोल, 1 फैराडे मतलब 1 मोल, तो 1 मोल की वजह से यहां पर कितना जाएगा? 1/4 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 1/4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट STP। यहां देखिए, 1 मोल इज गिविंग हाउ मच? हाफ मोल। 1 मोल इज गिविंग हाफ मोल। ये क्या हो गया? हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन यहां से निकला। सही है सर? नो? क्लियर? 2 मोल की वजह से क्या हो रहा है? यहां पर 1/2 मोल। सो 1 मोल की वजह से 1/4 मोल। यहां पर 1 मोल इज गिविंग हाउ मच हाइड्रोजन? हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। सही है सर? नो? इजी? हियर 1 mole is giving half mole. 1/4 mole corresponds to 5.6 liters. Half mole corresponds to 11.2 liters. So how much total gas is released in first case? 11.2, 5.6. So it comes 16.8 liters of gas is released at STP. हो गया पहला आंसर। फिर इसने ये पूछा कि what is the pH of the solution in the electrolysis of 10 liters of the following solutions? pH। बेटा pH को अफेक्ट करने वाला कौन है?
यहां पर OH माइनस है और यहां पर 2H प्लस। देख लीजिए आप लोग, 2 मोल्स विल गिव 2 मोल्स ऑफ H प्लस, 1 मोल विल गिव 1 मोल ऑफ H प्लस। तो फिर यहां पर हमारा क्या हो गया आंसर? अभी हमारे पास 1 मोल ऑफ H प्लस आया, कहां पर? ये हो गया केस एनोड पे। कैथोड पे क्या आया? देख लीजिए, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिविंग 1 मोल ऑफ OH माइनस। तो फिर यहां पर क्या हो गया? 1 मोल ऑफ OH माइनस भी हमारे पास आ गया। तो ये एज ए होल क्या हो गया? न्यूट्रल। तो pH क्या हो जाएगा? 7। डन, इजी। लेट्स गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड पार्ट। सॉल्यूशन ऑफ द सेकंड पार्ट देख लीजिए। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा? सेकंड पार्ट में पहले एनोड में क्या होगा? एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन करने के लिए कौन आएगा यहां पर? CH3CO माइनस। क्लियर? ये 2CH3CO माइनस टूट के क्या देंगे? CH3CO डॉट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां से फिर रेडिकल जब बना तो 2CO2 प्लस CH3 तो यहां इथेन बना। क्या आपको याद है? ये इसको हम लोग कहते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। शायद आपको याद होगा, ऑर्गेनिक वाला। और यहां पर कैथोड में क्या हो जाएगा? कैथोड में रिडक्शन रिड्यूस होने के लिए कौन कौन आएगा? कैथोड में आएंगे Na प्लस और H प्लस। हम लोग जानते हैं कि डिस्चार्ज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H प्लस इज मोर देन दैट ऑफ Na प्लस। तो यहां पर रिडक्शन किसका होगा? वाटर का। तो वाटर कैसे रिडक्शन होगा? H2O प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स टू OH माइनस प्लस हाफ H2 गैस। हो गया आंसर। यहां पर एक चीज देख लीजिए, 2 electrons is giving all this 2 moles of electrons. We have taken 1 Faraday मतलब 1 mole of electron. So 2 mole of electrons is giving 2 moles of carbon dioxide and 1 mole of methane. 1 mole will give क्या होगा? 1 mole क्या देगा? 1 mole मतलब corresponds to 1 Faraday will give how much carbon dioxide? 1 mole of carbon dioxide, because this is a gas and we know the first 4 members of alkanes are gases. और अगर 2 मोल दे रहा है, 2 मोल और 2 मोल दे रहा है, यहाँ 1 मोल, तो ये 2 तो 1 मोल देगा, यहाँ पर 1 मोल और यह 1 मोल देगा यहाँ पर आधा मोल। तो यहाँ पर हाफ मोल ऑफ इथेन बना। और क्या गैस बना? क्या इसमें से गैस हाइड्रोजन है? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन देगा हाफ मोल हाइड्रोजन। तो यहाँ पर और क्या बना? हाफ मोल का हाइड्रोजन। तो वॉल्यूम 1 मोल का कितना? 22.4। हाफ मोल का 11.2, इसका 11.2, कुल मिला कितना हो गया? 42.4 20.44.8 लीटर्स। डन, हो गया वॉल्यूम। सेकंड पार्ट क्या दिया गया है? पीएच। अब देखिए पीएच को बदलने वाला कौन है? यहां पर पीएच को बदलने वाला कोई नहीं है, तो एनोड रूल्ड आउट। कैथोड में क्या है? OH माइनस है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल गिव 1 मोल ऑफ OH माइनस, मतलब हमारे पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट का OH माइनस है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कितना हो जाएगा? 1 ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है? 10। तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? 10⁻⁻1। तो POH कितना हो गया? माइनस लॉग ऑफ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? 1। सो pH कितना हो जाएगा? 14 minus 1, that is equals to 13. Clear? Done. This is the end of your question. Done. Next question. Look at this question. This is one of my favorite question that covers the entire thermodynamics. This question gives immense pleasure to solve all the concepts of thermodynamics needed. तो देख लीजिए,
कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए इससे अच्छा क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। देख लेते हैं, ये क्वेश्चन में मैच द कॉलम है। क्या करना है इस क्वेश्चन में? दिया गया है कि पहला ऑप्शन फ्रीजिंग ऑफ वाटर एट 270 केल्विन एंड 1 एटीएम। दूसरा दिया गया है एक्सपांशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इनटू वैक्यूम अंडर आइसोलेटेड कंडीशंस। तीसरा दिया गया है मिक्सिंग ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 2 आइडियल गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इन एन आइसोलेटेड कंटेनर। चौथा दिया गया है रिवर्सिबल हीटिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 1 atm from 300 Kelvin to 600 Kelvin followed by reversible cooling to 300 Kelvin at 1 atm। और दूसरे कॉलम में क्या दिया गया है? P ऑप्शन में Q is equals to 0, heat is equals to 0, Q ऑप्शन में W is equals to 0, water is equals to 0, R ऑप्शन में डेल्टा S सिस्टम एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज लेस देन 0, S में डेल्टा U is equals to 0, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल चेंज इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू 0, और T में डेल्टा G इज इक्वल टू 0 और चेंज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल्स टू 0 दिया गया है। अब हमको क्या करना है? ऑप्शन कॉलम 1 और कॉलम 2 को चेक करना है कि कैसे ये मैच करते हैं। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक हेल्प करता हूं आपको। ये वाला चीज को हम ए बी सी डी में कन्वर्ट कर देते हैं, ए बी सी डी, ताकि हमको एनालिसिस करने में आसानी होगा। क्लियर? देख लीजिए, पहला क्या था? फ्रीजिंग ऑफ वाटर एट 273 केल्विन एंड 1 atm। बेटा, जब वाटर फ्रीज करेगा तो डेफिनेटली वो लिक्विड से सॉलिड में जाएगा। जब एक ही कंपोनेंट लिक्विड से सॉलिड में जाता है, उसका रैंडमनेस, जो रैंडमनेस होता है ना, एंट्रोपी, वो घटता है। वो सिस्टम का एंट्रोपी घटेगा। जब सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा, लिक्विड में गैस में जाएगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है, जानते हैं क्या हो? अंडा जात खाते हैं, अंडा, एग। तो जब हम एग को बॉयल करते हैं ना बेटा, उसका एंट्रोपी घटता नहीं, बढ़ता है। आपको लगता है कि अच्छा सर, सॉलिड एग तो बॉइल्ड एग है और लिक्विड तो कच्चा अंडा है। जब कच्चा अंडा को हम लोग बॉयल करते हैं तो लिक्विड से सॉलिड जाता है, तो एंट्रोपी घटना चाहिए। आप बोल रहे हैं बढ़ रहा है। हाँ बेटा, इसमें एंट्रोपी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उस केस में क्या होता है, रैंडमनेस इंक्रीज करता है। कैसे? क्योंकि जब हम लोग उसको बॉयल करते हैं तो उसके जो डीएनए है वो रप्चर कर जाता है। रप्चर करने से थायमिन, यूरासिल सब अलग अलग हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ एंटिटी बढ़ जाता है, एंट्रोपी बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस केस में फ्रीजिंग ऑफ वाटर में बकायदा एंट्रोपी घट रहा है, तो इसमें एंट्रोपी घटेगा। डेल्टा सिस्टम लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि एंट्रोपी घटेगा तो फाइनल एंट्रोपी पहला एंट्रोपी से कम होगा। बेटा, जब हम लोग वाटर को फ्रीज करते हैं, आपको याद होगा वाटर ऐसे फैल रहा है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर इज डन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। उसमें अगर फ्रीज कर रहा है, हम लोग कहीं से भी अगर हीट नहीं ले रहे हैं, हीट अगर मतलब उसका अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हीट तो इस्तेमाल हो, हीट तो चेंज होगा। ये Q इज इक्वल टू 0 होगा? नहीं, क्योंकि वो ठंडा हो रहा है। सो Q इज इक्वल टू क्या होगा? 0। क्या होगा? होगा? नहीं होगा। Q 0 नहीं होगा, क्योंकि उसमें से हीट निकल रहा है, भले ही टेम्परेचर कांस्टेंट है। वर्क डन क्या होगा? आप जानते हैं, जब हम लोग बर्फ बनाने के लिए फ्रीज में पूरा फुल टू फुल पानी रखते हैं आइस कैप्स में, क्या होता है? सुबह सुबह पूरा बर्फ बन के वो बाहर निकल आता है। इसका मतलब जब फ्रीजिंग होता है तब वो फैलता है, एक्सपांड करता है। ठीक है बेटा, तो एक्सपांड होने से वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो वर्क डन यहां 0 नहीं होगा। अगर वो फैल रहा है तो इसका मतलब बाहर से अगर टेम्परेचर नहीं ले रहा है, फैल रहा है, तो उसका खुद का इंटरनल एनर्जी इस्तेमाल करके ही वो फैल रहा है, उसका इंटरनल एनर्जी चेंज 0 नहीं होगा। और रहा फ्री एनर्जी के बारे में, हम लोग तो जानते हैं फ्री एनर्जी। व्हाट इज फ्री एनर्जी? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी stored in a system that can be converted to useful work done। जैसे कि हम लोग गर्म कप का चाय लाए, एक चाय के प्याले में पूरा गर्मा गर्म चाय है,
उसको छोड़ दिए, चाय ठंडा होकर कुछ टेम्परेचर तक आ गया, उसके बाद ठंडा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बेटा उसमें जो आपको अगर पूछा गया कि कैसे हो गया ठंडा, आप बोलेंगे अपने आप। याद रखो, दुनिया में कोई भी प्रोसेस नहीं है जो अपने आप होता है। हर अपने आप प्रोसेस के पीछे क्या होता है? फ्री एनर्जी। द एनर्जी स्टोर्ड इन ए सिस्टम दैट कैन बी कन्वर्टेड टू यूजफुल वर्क डन। हर अपने आप प्रोसेस, हर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के पीछे कौन काम करता है? फ्री एनर्जी। ठीक है बेटा, तो चाय जब ठंडा हुआ तो उसके पीछे कौन काम किया? फ्री एनर्जी। और एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस में फ्री एनर्जी क्या होता है? जीरो, क्योंकि फ्रीजिंग ऑफ वाटर, और ये फ्रीजिंग ऑफ वाटर का ये टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन और 1 एटीएम। इसमें वाटर क्या होता है? वाटर मतलब सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज ऑफ वाटर इज इन इक्विलिब्रियम, दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में डेल्टा जी क्या हो जाएगा? 0। तो इसका आंसर क्या हो गया? पहला एक आंसर क्या हो गया? आर और टी हो गया। डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सपांशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इनटू वैक्यूम अंडर आइसोलेटेड कंडीशंस। ध्यान दीजिए, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस को वैक्यूम में अंदर डाल के एक्सपांड करेंगे आइसोलेट कंडीशंस में। आइसोलेट कंडीशंस मतलब बाहर से ना हीट आएगा ना हीट जाएगा। इसका मतलब क्यू क्या हो जाएगा? 0, बाकायदा 0 हो गया। जब एक्सपांशन होगा, आइडियल गैस एक्सपांड करेगा फ्री में, वैक्यूम में, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो गया? 0। वर्क डन इज इक्वल्स टू पी एक्सटर्नल इनटू चेंज इन वॉल्यूम। जब एक्सटर्नल प्रेशर ही 0 हो जाएगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। तो वर्क डन हो गया यहां पर 0। जब वो एक्सपांड कर रहा है, फैल रहा है, वो अपने आप फैल रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जो चीज अपने आप होगा उसके पीछे कौन काम करेगा? फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी घटेगा तब जाके वो वर्क अपने आप करेगा, पर यहां पर फ्री एनर्जी उसने क्या दिया है? 0। तो ये रूल्ड आउट। जब वो फैलेगा तो क्या हो जाएगा? बाकायदा उसका रैंडमनेस बढ़ेगा, तो एंट्रोपी बढ़ेगा। तो एंट्रोपी यहां सिस्टम का बढ़ रहा है, 0 नहीं होगा। ये रूल्ड आउट। नेक्स्ट, इसका इंटरनल एनर्जी चेंज क्या हो जाएगा? बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस है, हम लोग जानते हैं जब Q0 W0 डेल्टा इज इक्वल्स टू Q प्लस W, इंटरनल एनर्जी चेंज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस इन एन आइडियल गैस इज 0। तो इसमें आंसर क्या हो गया? P Q S। डन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है? मिक्सिंग ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 2 आइडियल गैसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इन एन आइसोलेटेड कंटेनर। कंटेनर भी आइसोलेटेड है और 2 गैस दिया गया है। हम उसको कुछ ऐसा सिस्टम ले लेते हैं। मान लीजिए एक सिलेंडर को 2 हिस्से में बांट दिए, ये वॉल्यूम V, ये वॉल्यूम B, ये 2 इक्वल वॉल्यूम्स है, आइडियल गैस X, आइडियल गैस Y। ठीक है, इसको मिक्स करना है। इसका मतलब थोड़ा हम लोग ऐसे माने तो इस पर्दे को हटाना है। अगर ये पर्दे हमने हटा दिए तो अभी X यहां घूम रहे थे, अभी V में घूम रहे थे, 2V में घूमेंगे। Y V में घूम रहे थे, 2V में Y अगर V में घूम रहे थे तो 2V में घूमेंगे। इसका मतलब इसका क्या हो गया? इसका सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ा, ये घटा दिया गया है। तो मतलब ये रूल्ड आउट। आइसोलेटेड है मतलब बाहर से हीट लेगा नहीं, देगा नहीं, कुछ करेगा नहीं। Q0। बेटा ये सिस्टम कोई फैल रहा है क्या? नहीं ना, उसके जो भी हो रहा है उसके अंदर ही हो रहा है। सो ये यहां पर W क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? W0 Q0 कोई इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं, जो हुआ अपने आप हुआ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। डेल्टा G नेगेटिव होना चाहिए, यहां 0 दे दिया, रूल्ड आउट। Q0 W0 तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0। तो थर्ड का भी आंसर क्या हो गया? P Q S। नेक्स्ट डी ऑप्शन में रिवर्सिबल हीटिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस at 1 atm from 300 Kelvin to 600 Kelvin followed by reversible cooling to 300 Kelvin at 1 atm। ये थोड़ा देखने लायक क्वेश्चन है। अगर हम लोग देखें ध्यान से, रिवर्सिबल हीटिंग ऑफ एन हाइड्रोजन गैस at 1 atm from 300 Kelvin to 600 Kelvin followed by reversible cooling
at 300 Kelvin to 300 Kelvin at 1 atm। मतलब ये प्रोसेस जो है ना आइसोबारिक है। पीवी ग्राफ करेंगे, पहले इसको हीट किए तो ये एक्सपांड किया आइसोबारिकली। मान लीजिए 300 केल्विन उसका वॉल्यूम था V1 और 600 केल्विन उसका वॉल्यूम हो गया V2, फॉलोड बाय रिवर्सिबल कूलिंग टू 300 केल्विन। मतलब यहां फिर वापस उसी रास्ते में 1 atm में इधर आ गया। तो वर्क डन ऑफ दिस कर्व, पॉइंट है, कर्व कहां आ गया, वर्क डन इसका क्या हो जाएगा 0। अगर वर्क डन 0, यहां जो हीट उसने एक्सेप्ट किया था उसको वापस दे भी दिया तो Q क्या हो जाएगा 0। सिस्टम का एंट्रोपी जो था वापस साइक्लिक प्रोसेस होके वहीं आ गया, 0 होना चाहिए, ये लेस देन 0 दिया गया है, रूल्ड आउट। इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हुआ फिर वापस यहां आ गया तो क्या हो जाएगा डेल्टा U 0। अब जो भी उसका डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज हुआ वापस साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा जी क्या हो जाएगा 0, तो ये भी हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा PQST। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देख लेते हैं। थैंक यू।